मैं विवेक राय, नगर आयुक्त काशीपुर, आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप सभी का अभिवादन है। मैं आपसे परिचर्चा करूँगा अरेंजमेंट्स ऑफ होल्डिंग के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पहले जो है ज़मीन के बहुत सारे प्रकार थे और ज़मीन के कानून के बारे में आदमी बहुत ज़्यादा जो है भ्रमित रहता था, क्योंकि जिस प्रकार से एक कहावत है कि थोड़ी दूर बाद जो है वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, वैसे ज़मीन के कानून भारत में बदल जाते थे। यहाँ पर शासन जो है मुगलों का था, अंग्रेज़ों का था। बाहर से आकर के लोग जो शासन कर रहे थे हमारे देश पर, वो अपने सुविधा के अनुसार कानून बना रहे थे। और वह कानून जो है जो भूमि पर एक्चुअल काम कर रहा था उसके हित में नहीं थे, बल्कि उनके हित में थे जो उस भूमि से अधिक राजस्व अर्जित करना चाहता था। राजस्व अर्जित करने की इस प्रक्रिया में बिचौलिए बहुत सारे थे, जिनको जमींदार कहा गया, जो हमारे पहाड़ों में थोकदार कहे गए, जब मैदानी क्षेत्रों में जमींदार कहे गए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत जैसे देश में जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय भी मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं लागू थीं। शोषण जो है काश्तकारों का, ज़मीन पे जो काम कर रहे थे उनका, मुग़ल काल उससे पहले से ही होता आ रहा था, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पे आया तो उन्होंने और जो है शोषण बढ़ा दिया। लैंड रेवेन्यू को बहुत महत्व दिया गया। भूमि से जो आदमी पैदा करता था फसल, उससे उत्पन्न होने वाली आय में बंटवारा करने के लिए ये बिचौलिए लोग थे। इन बिचौलियों ने बहुत शोषण किया। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा इन शोषणों के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। नील आंदोलन आपने सुना होगा कि मजबूर किया जाता था कि यही खेती करेंगे, क्योंकि वह खेती उनके लिए लाभदायक थी, उनके लिए वो कच्चा माल थी। तो जब हम स्वतंत्र हुए, जब अंग्रेज़ों से हमने बहुत जद्दोजहद करके आज़ादी पाई, तो निश्चित रूप से इस कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो जो होल्डिंग्स थी उसको अरेंज किया गया, जो बहुत सारे कानून थे उसको हटाया गया, और जो वास्तव में खेत पर खेती कर रहा था उसको जो है टेन्योर बनाने का, उसको जो है खातेदार बनाने के नियम बनाए गए। इसी प्रक्रिया में जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उसको भी कम करने के लिए सीलिंग एक्ट की व्यवस्था बनाई गई। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से आई, परंतु इसका मूलभूत उद्देश्य यह था कि होल्डिंग्स को अरेंज करके उसकी श्रेणियों को सीमित करके अधिक से अधिक अधिकार जो वास्तव में खेत पर खेती कर रहा है उसको दे करके उसके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसी अरेंजमेंट की प्रक्रिया में जो श्रेणी निकल के आई उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि खतौनी जो होती है आपकी, मेरा इससे पहले का लेक्चर देखेंगे आप तो उसमें हमने खतौनी के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। खतौनी में दो भाग की व्यवस्था बनाई गई, भाग एक, भाग दो। भाग एक में श्रेणियां बनाई गई कि ज़मीन की जो मालिकाना स्थिति है, उस पे जो खातेदार का अधिकार है, उसके अनुसार जो है उस ज़मीन उसको जो है श्रेणी दी गई। सबसे पहली जो है खतौनी के भाग एक में जो श्रेणी है वह श्रेणी एक जिसको नाम दिया गया। इस श्रेणी के अंदर कौन सी ज़मीनें हैं जानने की आवश्यकता होगी। इस श्रेणी के अंदर वो ज़मीन है जो सरकार या गांव सभा से या अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी से, जो लोकल बॉडीज होती हैं, उससे जो है UPZLR लागू करते समय उत्तर प्रदेश जमींदारी भू विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950 जो है ये लागू करते समय इन लोगों से प्राप्त करके UPZLR की धारा 117A के तहत जो भूमि का प्रबंधन किया गया उसको कहा गया श्रेणी एक की भूमि। कहने का मतलब ये भूमि विशुद्ध रूप से सरकारी भूमि हुई।
इस भूमि के बारे में जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो श्रेणी 1 की भूमि अगर आपके सामने कभी आती है तो इस भूमि पर जो है हमें कभी भी क्रय विक्रय के बारे में, कब्जे के बारे में, अनधिकृत कब्जे के बारे में प्रयास नहीं करना है। दूसरी जो श्रेणी आई इसकी वह हुई श्रेणी 1 क। श्रेणी 1 क जो होती है वह सबसे अच्छी, किसी आम नागरिक के लिए सबसे अच्छी भूमि की जो श्रेणी होती है क्रय विक्रय के लिए, वो श्रेणी 1 का है। श्रेणी 1 का की भूमि ऐसी भूमि है जिसमें वो सारे अधिकार आपको मिलते हैं खातेदार को, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। पहला अधिकार आपको मिलता है कि आप इसमें संक्रमण कर सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं, इसका अंतरण कर सकते हैं, मतलब इसको आप खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस पर आप जो है लोन ले सकते हैं। ये जो श्रेणी 1 का की भूमि है जिसको हम कहते हैं संक्रमणीय अधिकार प्राप्त भूमि, इस भूमि से जो है आपको, इस पर जो है आप बैंक से इसको बंधक रख करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस भूमि को चाहें तो आप किसी को दान दे सकते हैं। इस भूमि पर जो है आप वसीयत कर सकते हैं। इस भूमि पर जो है आप इसको लीज पर, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप खेती नहीं कर सकते हैं और आप सक्षम नहीं है खेती करने में, जो कि अक्षमता की श्रेणियां हैं उसमें आते हैं, तो इस ज़मीन को आप लीज पे भी दे सकते हैं। इस ज़मीन को आप जो है छोड़ सकते हैं, सरकार के पक्ष में इस ज़मीन को छोड़ सकते हैं कि अब हमें जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, सरकार इसको रख ले। कहने का मतलब जितनी बातें आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे अधिकार इस ज़मीन पर मिले हुए हैं। सबसे अच्छी अधिकार की ज़मीन होती है। इसी ज़मीन को कभी खरीद फरोख्त करना हो तो इसी को करिए। मैं सरकारी अधिकारियों के बारे में भी कहना चाहूँगा कि आप कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 22 से बंधे हुए हैं। जब आप जो है ज़मीन क्रय करने जाते हैं तो राजकोष से प्राप्त होने वाले वेतन का हिस्सा ऐसी ज़मीन पे ही लगाइए जो श्रेणी 1 का की ज़मीन है, अन्य किसी ज़मीन पर मत लगाइए। जब आप जो है इस भूमि को, अगर आप भूमि क्रय करने के लिए परमिशन मांगने जाते हैं अपने विभागाध्यक्ष से, तो वो भी जो है इसी भूमि के लिए परमिशन देंगे, अन्य किसी भूमि के लिए वो परमिशन आपको नहीं देंगे। तो श्रेणी 1 का की भूमि सबसे अच्छी भूमि है। इसी का क्रय विक्रय करना है, इसी के बारे में हमको परमिशन लेनी है, इसी को जो है अपने पास रखना है। दूसरी एक भूमि आ गई, अब अगली श्रेणी जो आ गई 1 ख। 1 ख ऐसी भूमि है जो कि अनुदान अधिनियम के अंतर्गत, ग्रांट एक्ट के अंतर्गत सरकारी भूमि है और कुछ लोगों को जो है भूमि क्या दी जाती है, लीज पर दी जाती है, पट्टे पर दी जाती है। तो ये भूमि जो है सरकारी भूमि है, स्पष्ट हो गया। लेकिन क्या है, ये किसी को मिली जो सक्षम व्यक्ति है, जो उस भूमि को प्राप्त करने का अधिकार रखता है, जो उसकी सक्षमता के मानक हैं, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति आता है उसको सरकार पट्टे पे देती है। स्वाभाविक है, सरकार भूमि पट्टे पे किसको देगी? सरकार भूमि पट्टे पे उसी को देगी जो अक्षम होगा, जो असमर्थ होगा, जो कमज़ोर होगा। तो इसके लिए यूपी ZLR एक्ट की धाराओं में जो है व्यवस्था बनाई गई है। उसके सेक्शन 98 में व्यवस्था है कि पात्रता का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो जो लोग जो है पात्र होंगे उनको पट्टे दिए जाते हैं। पट्टे भी 2 तरीके के होते हैं। एक पट्टा होता है आवासीय पट्टा होता है, एक कृषि का पट्टा होता है। आवासीय पट्टा के अंतर्गत जो है भूमि पर आवास निर्मित करने के लिए जो भूमिहीन हैं, जिनके पास आवास बनाने के लिए जगह नहीं है, सरकार कल्याणकारी कर्तव्य के अंतर्गत जो है उसको कुछ लगान के बदले भूमि पट्टे पर देती है। उसकी कुछ निश्चित समयावधि होती है और पट्टे की शर्तों से ही वो भूमि शासित होती है। पट्टा दिया गया किसी को आवास बनाने के लिए, उसने उस पर खेती कर लिया। पट्टा दिया गया खेती करने के लिए, उस पर आवास बना दिया। तो ये पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है। अब पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हो गया, इसका मतलब है कि सरकार जो पट्टा देती है, जो अपने कलेक्टर के माध्यम से पट्टा देती है, उसमें स्पष्ट लिखती है कि किसी भी शर्त का यदि पट्टाधारी उल्लंघन करता है तो पट्टा निरस्त माना जाएगा, निरस्त किया जाएगा। तो जो भी पट्टा धारक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अपनी जो आप लीज है, जिसकी शर्तें हैं, उसको अवश्य पढ़िए और शर्त के बाहर मत जाइए। जिस निमित्त आपको पट्टा मिला है उसी निमित्त उसका प्रयोग करिए। पट्टे 2 तरीके के होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जिसमें आप को वंशानुगत राइट होते हैं। वंशानुगत राइट होंगे
तब जो है आपकी अगली पीढ़ी को भी वो प्राप्त होगा। अगर वंशानुगत राइट नहीं है तो अगली पीढ़ी को नहीं प्राप्त होता है। पट्टे में बेचने के आपके राइट नहीं होते हैं। कुछ पट्टे ऐसे जरूर हैं जिसमें कलेक्टर को, जो पट्टा दाता होते हैं, उनको यह अधिकार है कि पट्टाग्राही की मांग पर उसको जो है परिस्थिति अनुसार बेचने का परमिशन कलेक्टर दे सकते हैं। तो स्पष्टता के साथ मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो भी लीज होती है, जो भी पट्टा होता है, वो पट्टे की शर्तों के अनुसार चलता है। ज़्यादा आपको अपना और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने पट्टे को पढ़ दीजिए, उसमें जो शर्तें उल्लिखित हैं उसको पढ़ दीजिए, वही कानून उस पट्टे पर लागू होंगे। अगली जो श्रेणी आ गई आपकी, वो आ गई 1G। आपने देखा कि हम पर्वतीय प्रदेश थे, पर्वतीय प्रदेश में हमारा विकास जो है बहुत अवरुद्ध हो रहा था, तो हमने मांग करके अपना एक नया राज्य बनाया। उस राज्य को बनाने के बाद हमने अपने भू कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की। उसी के अंतर्गत हमने 2003 में एक जो है कानून बनाया, जिसको हमने कहा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950, अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001, संशोधन अधिनियम 2003। तो जो ये पहला अधिनियम संशोधन अधिनियम बनाया हमने, अधिनियम संख्या 29 था, वर्ष 2003 में बनाया, ये 2004 में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत हमने व्यवस्था बनाई कि कोई व्यक्ति जो 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड राज्य में उसका परिवार अगर संपत्ति रखता है, यहाँ पर व्यवस्था है कि संपत्ति रखता है, भूमि आवश्यक नहीं है, संपत्ति रखता है नगरीय क्षेत्रों में, वो अगर तीसरे मंजिल पर उसका अपना घर है, उसका जो है टैक्स देता है, तो वो भी इस दायरे में आ जाएगा। 12 सितंबर 2003 से पहले जो भी व्यक्ति यहाँ पे ज़मीन क्रय करना चाहता है, उसका परिवार संपत्ति रखता है, तो वो फिर भूमि क्रय करने का अधिकारी है। यहाँ पे परिवार की परिभाषा थोड़ा बड़ी है। परिवार में जो है आपके माता पिता और बुआ बहन चाचा, ये सारे लोग समाहित हैं। तो ये लोग जो है, इनके किसी के नाम पे अगर भूमि है 12 सितंबर 2003 से पहले या कोई संपत्ति है, तो आप जो है यहाँ पर अपने परिवार के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं। यहाँ पे फिर परिवार, जिस परिवार के लिए संपत्ति आप खरीद रहे हैं, वहाँ परिवार में पति पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे आते हैं। तो इस तरीके से कहा गया कि आप जो है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तब नहीं होगा जब 12 सितंबर 2003 से पहले आप या आपके परिवार के नाम उत्तराखंड राज्य में संपत्ति है। लेकिन यदि नहीं संपत्ति है तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की व्यवस्थाएं की गई कि 2004 में जो अधिनियम लागू हुआ, उसमें 500 स्क्वायर मीटर तक भूमि कोई जो है आवासीय प्रयोजन के लिए विदाउट प्रायर परमिशन क्रय कर सकता है। 2007 में इसमें परिवर्तन करके 250 स्क्वायर मीटर की सीमा की गई कि आप आवासीय प्रयोजन से यदि 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड राज्य में आप या आपका परिवार संपत्ति नहीं रखता है, तो 250 स्क्वायर मीटर भूमि बिना किसी अनुमति के खरीद सकते हैं। लेकिन आपकी भूमि के पूरे जीवन काल में एक बार केवल खरीद सकते हैं। आपकी भूमि को जो श्रेणी दी जाएगी वह विशेष श्रेणी 1G दी जाएगी। और यदि आप जो है उत्तराखंड राज्य की जो पर्यटन नीति है, यहाँ की जो शिक्षा नीति है, यहाँ का जो लोगों के इलाज के लिए जो नीति है, स्वास्थ्य नीति है, उसके अनुरूप कार्य करना चाहते हैं, तो आप जो है 12.5 एकड़ तक यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको राज्य सरकार से परमिशन लेने की व्यवस्था बनाई गई। और यदि आप जो है एग्रीकल्चर पर्पस से, उद्यानीकरण के पर्पस से ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो वो ज़िले के जिलाधिकारी महोदय से आप परमिशन लेकर के भूमि क्रय कर सकते हैं। लेकिन इन भूमियों को भी श्रेणी 1G विशेष श्रेणी का ही नाम दिया जाएगा। बाद में कुछ और परिवर्तन करके जिलाधिकारी महोदय को इस तरीके की भूमियां क्रय करने के लिए परमिशन देने की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। अब अगली श्रेणी जो आ गई वो श्रेणी है श्रेणी 2। श्रेणी 2 ऐसी श्रेणी है जिसमें कि आपके पास जो है असंक्रमणीय अधिकार हैं। आप भूमिधर तो हैं, भूमि पर आपका नाम है, लेकिन आपके पास जो है भूमि को संक्रमित करने का मतलब बेचने का अधिकार नहीं है।
अगली एक श्रेणी है जिसमें कि आसामी जो होता है, आसामी गांव सभा की भूमि पर अगर कोई आसामी है तो उसका यहाँ पे विवरण होता है। ग्राम सभाओं के पास जो भूमियाँ होती हैं, ग्राम सभा अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने नाम से जो उसके पास भूमि है उस पर उसको जो है पट्टे पे दे सकती है, तो वो ग्राम सभा के ऐसे लोग जो है आसामी कहे जाते हैं। ऐसी भूमियों को श्रेणी 3 का नाम दिया गया। और चौथी नंबर की श्रेणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी ज़मीन है जो ग्राम सभा की है या सरकारी ज़मीन है और उस पर अतिक्रमण खातेदार ने कर लिया है, तो वो जो है ऐसी भूमियों को वर्ग 4 की भूमि कहा गया। इसको और समझने की आवश्यकता है कि ज़मीन जो है खातेदार की नहीं थी, ज़मीन थी सरकारी, लेकिन खातेदार ने लंबे समय से उस पर अतिक्रमण कर लिया और खाते में जो है उसका नाम भी दर्ज हो गया अवैध कब्जेदार के रूप में। तो ऐसी ज़मीन को श्रेणी 4 या वर्ग 4 की भूमि कहा गया। मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ग 4 की भूमि के संबंध में हमारी जो सरकार है वो कल्याणकारी राज व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने निर्णय लिया कि इस भूमि को काश्तकार के पक्ष में इसकी श्रेणी 1 का मतलब संक्रमण वाली भूमि करके उसके नाम कर दिया जाए। उसके लिए व्यवस्था बनाई गई कि एक निर्धारित समय सीमा के अंत से अगर कोई जो है उस भूमि पर काबिज है तो उसको राइट होगा कि वह अपने पक्ष में उस भूमि को करा सके। कुछ जो है रेवेन्यू जमा करने के लिए व्यवस्था बनाई गई, उतना रेवेन्यू जमा करने के बाद वो उसके पक्ष में भूमि की जा सकती है। तो इस तरीके से जो आपकी भूमि हुई वर्ग 4, बहुत ज़्यादा चूँकि चर्चा में है, बहुत ज़्यादा जो है आप इसको जानना चाहते हैं, इच्छुक होते हैं, तो ये वही ज़मीन है जो सरकार की है और आपके द्वारा अवैध रूप से उस पर कब्जा है। उसका जो है रेगुलराइजेशन, नियमितीकरण की व्यवस्था सरकार ने बनाई जीओ के तहत। उसका अध्ययन करके इसका लाभ जो है जनता, हमारे जो खातेदार हैं, जो अवैध कब्जेदार हैं, वो ले सकते हैं। इसी कड़ी में जो है एक और जो है आपकी भूमि की श्रेणी बनाई गई, जब होल्डिंग्स को एक स्थान पे करके थोड़े में लाने का प्रयास किया गया, उसकी प्रकृति को सीमित किया गया, तो उसी कड़ी में एक श्रेणी 5 की भूमि लाई गई जिसको कहा गया कृषि योग्य भूमि या अन्य कृषि योग्य बंजर। ऐसी ज़मीन थी जिस पे खेती नहीं होती थी, जिस पे किसी काश्तकार का जो है अधिकार नहीं था, अधिकार तो था लेकिन खेती नहीं होती थी या अधिकार नहीं था। ऐसी ज़मीनों को कहा गया परती ज़मीन। परती ज़मीन की भी जो है 3 तरीके की कैटेगरीज बनाई गई, नई परती, पुरानी परती और कृषि योग्य बंजर। तो इन जो जिसको जो है 6-1, 6-2, 5-1, 5-2 और 5-3 में विभक्त किया गया। 5-1 जो है नई परती, 5-2 पुरानी परती और 5-3 कृषि योग्य बंजर हुआ। इसके अलावा अगली जो श्रेणी आपकी आई वो बंजर भूमि की श्रेणी आई। बंजर भूमि में ऐसी भूमियाँ थीं जो वो काफ़ी हद तक सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियाँ थीं, जैसे जल से आच्छादित क्षेत्र जिसको जलमग्न भूमि कहा गया। ऐसी भूमियाँ जिस पे तालाब है, ऐसी भूमियाँ जिस पे जो है बहुत ज़्यादा जल प्लावन की स्थिति हो जाती है, उसका उपयोग आम नागरिक नहीं करता है, हमेशा जलमग्न रहती है, उसको जो है जल से आच्छादित भूमि कहा गया, जिसको श्रेणी दी गई 6-1। और ऐसी भूमियाँ जिस पर जो है आबादी स्थापित हो गई, सड़कें बन गई, रास्ते बन गए, खलिहान बन गए, जंगल हो गए, ऐसी भूमियों को जो है श्रेणी 6-2 कहा गया। और 6-3 के अंतर्गत ऐसी भूमियाँ आई हैं जिसमें कब्रिस्तान, शमशान घाट, इस तरीके की संरचनाएं बनाई गई। तो ये जो है आपकी 6-3 हो गई। इसके अतिरिक्त बंजर भूमि के अंदर जो बची हुई भूमि हुई उनको कहा गया अन्य बंजर। श्रेणी 6 तक जो है आपने देख लिया कि भूमि की जो प्रकृति थी, जो भूमि की का नेचर था, भूमि पर जो लोगों के राइट थे, उसके अनुसार इस तरीके से विभक्त करके खतौनी के भाग 1 में श्रेणी 1 श्रेणी से लेकर के श्रेणी 6 तक की श्रेणियाँ बनाई गई। अब जो है खतौनी का भाग 2 आया, जहाँ पर जो है श्रेणी 7 का जिक्र किया गया। यहाँ पर जो ऐसे आसामी जो कि किसी निजी भूमि पर आसामी हैं उनको रखा गया। श्रेणी 7 का जो आसामी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो अक्षम थे,
जो खेती नहीं कर सकते थे, अक्षमता के भी जो है मानक तय किए गए। ऐसा व्यक्ति जो सेना में नौकरी करता है और बहुत दूर पोस्टेड है और खेती जो है साल भर वो खेती नहीं कर सकता है, इतनी उसको छुट्टी नहीं मिलती है, तो उनको जो है अक्षम की श्रेणी में रखा गया। ऐसा व्यक्ति जो अंधा है उसको अक्षम की श्रेणी में रखा गया। ऐसी कोई पुत्री जिसके माँ बाप मर गए हैं तो उसको अक्षम की श्रेणी में रखा गया। ऐसी विधवा स्त्री जो कि खेती नहीं कर सकते उसको अक्षम की श्रेणी में रखा गया। ऐसे लोग जो कि पागल हैं और साउंड माइंड से नहीं हैं उनको अक्षम की श्रेणी में रखा गया। इन लोगों को यह अधिकार दिया गया कि अपनी ज़मीन को लीज पर दे सकते हैं, पट्टे पे दे सकते हैं, 5 साल के लिए अधिकतम देंगे। ऐसे लोगों को जो है उनका आसामी कहा गया। निजी भूमि के जो मालिक हैं उनके ये लोग आसामी कहे गए। इनको हमने रखा कहाँ? श्रेणी 7 में। श्रेणी 8 में जो है ऐसी भूमियाँ थीं जो कि ऐसी भूमियाँ थीं जो कि आज की डेट में अब समाप्त हो चुकी हैं। ये भूमियाँ है नहीं, इन पे जो है राइट्स जो थे वो परिपक्व हो गए और इनको 1 से 6 में कहीं न कहीं स्थान मिल गया। प्रायः जो है एक श्रेणी 1 के अंतर्गत ही आई। इसी प्रकार से एक अंतिम श्रेणी जो हुई वो श्रेणी 9 हुई। श्रेणी 9 के अंतर्गत जो निजी भूमि के मालिक हैं उनके भूमि पर अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण कर लिया तो उसको जो है श्रेणी 9 के अंतर्गत रखा गया। निजी भूमि पर जो अतिक्रमण लोग करते हैं उसको हटाने की व्यवस्था जो है यूपी जेडएलआर एक्ट की धारा 209 में है। काश्तकार जो है वो उप जिलाधिकारी के न्यायालय में, असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय में मुकदमा डाल करके ऐसे व्यक्ति जो कि उसकी भूमि पर अतिक्रमण कर लिए है, बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर लिया है, उनको डिस्पजेस करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारी ज़मीन है वो 1950 के बाद, जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, 1950 में हमने एक जमींदारी विनाश अधिनियम भी बनाया और उसकी भूमियों की व्यवस्था किया। उस व्यवस्था के अंदर आपने देखा कि मूलतः जो है 1 से लेकर के 6 तक श्रेणियां हमने बनाया और उसी में सारी भूमियों को एडजस्ट कर दिया। पहले जो है अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणियां थीं, जिससे कि जो है आदमी को अपने अधिकार पता नहीं चलते थे, उनका शोषण किया जाता था। उस शोषण को समाप्त करने के लिए और लोगों को जो भूमि पर काम कर रहे हैं उन्हीं को अधिकार देने के लिए इस तरीके से अरेंजमेंट्स किया गया होल्डिंग्स का। आपको एक बार जो है पुनः मैं बताना चाहूँगा थोड़े में कि आपने देखा पहली श्रेणी की जो ज़मीन थी वो सरकारी ज़मीन थी। गांव सभा से, अन्य स्थानीय प्राधिकारी से जेडएलआर की धारा 117 के एक के अंतर्गत रखी गई, विशुद्ध रूप से सरकारी ज़मीन है। इस पे जो है आपको इससे बचना है, इस पे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करना है। दूसरी ज़मीन थी जो कि सबसे अच्छी ज़मीन थी, जिसका कि जो है अंतरण हो सकता है, हस्तांतरण होता है सकता है, जिस पे लोन लिए जा सकती है, जिस पे जो है अच्छे जितने भी अधिकार आप सोच सकते हैं सब आपको प्राप्त होते हैं। तो श्रेणी 1 की भूमि जो संक्रमणीय अधिकार प्राप्त भूमि है ये हुई। तीसरी भूमि हो गई 1 जिसमें सरकार द्वारा जो है अक्षम लोगों को जो भूमिहीन थे उनको पट्टे पे ज़मीन दी गई, ये 1 हो गई। पट्टे की भूमि के संबंध में मैंने आपको बताया कि ये जो है शासित होते हैं पट्टे की शर्तों के अनुसार, तो कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। जो भी पट्टाधारक हैं वो पट्टे की शर्तों को पढ़ें, समझें, उसी के अनुसार जो है उस पर कानून लागू होते हैं। तीसरी ज़मीन एक आई, आपका कॉन्सेप्ट आया 1 का। 1 ऐसी ज़मीन थी जिसके अंतर्गत जो है विशेष श्रेणी की भूमिधर रखे गए। जब हमने अपना राज्य बनाया उस समय आवश्यकता महसूस किया कि हमारे गाड़ गधेरे और ऐसी भूमियाँ जो कि बाहर से आकर के लोग, जिनकी जो है क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने खरीद करके हमारे रास्ते अवरोध कर दिए। बाउंड्री के अंदर जो है हमारे चारागाहों को अंदर ले लिया, हमारे गाड़ गधेरों को अंदर ले लिया। तो इस चीज़ को जो बाहर से लोग अधिक पैसे वाले आकर के बहुत सारी ज़मीनों को एक साथ क्रय करके बाउंड्री के अंदर बंद न कर दें, हमारे जो है मूल राज्य के निवासियों का शोषण न हो, इसको दिमाग में रखते हुए एक उपांतरण अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत जो है जो लोग 12 सितंबर 2003 से पहले जिनका परिवार उत्तराखंड राज्य में संपत्ति नहीं रखा गया उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप जो है यहाँ पर आवासीय प्रयोजन से ज़मीन बना सकते हैं, या फिर जो है आप अगर औद्योगिक प्रयोजन से कुछ करना चाहते हैं
तो गवर्नमेंट से या जिलाधिकारी से प्रायर परमिशन लेकर के ही कर सकते हैं। एक ज़मीन आपकी श्रेणी 2 की आई जिसपे कि संक्रमण का अधिकार नहीं था। एक ज़मीन आई जिसमें जो है कि आसामी जो ग्राम सभा की भूमि थी उसके जो है आसामी थे जिनको श्रेणी 3 कहा गया। एक भूमि का बारे में हमने आपको बताया जो श्रेणी 4 की भूमि थी, जो कि सरकारी भूमि पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया, वह हो गई वर्ग 4 की भूमि। और वर्ग 5 की भूमि में आपने देखा कि मुख्यतः जो एक कृषि योग्य भूमि थी, अन्य कृषि योग्य जो है भूमि थी, जो कि परती, नई परती, पुरानी परती और कृषि योग्य बंजर के रूप में अलग अलग जो है वर्णित है। और फिर आपका जो है श्रेणी 6 आया, जो कि जिसको आप देखते हैं कि जल से आच्छादित जिसके अंतर्गत ज़मीन थी। 6.1 के अंदर, 6.2 के अंतर्गत जो है इमारतें, सड़कें, खलिहान, जंगल, इस तरीके की चीज़ें जो थे, रेलवे लाइन, ये सब जो है इसके अंतर्गत आई। और आपका 6.3 के अंतर्गत जो है आपके कब्रिस्तान और शमशान घाट आए। और 6.4 के अंतर्गत जो बची वो अन्य बंजर ज़मीनें वो आईं। और भाग 2 में आपने देख लिया कि जो आसामी जो है आपका निजी भूमि का था उसका विवरण आया। और 8 वाली भूमियों पर जो है लोगों को अधिकार प्राप्त हुए। आज की डेट में सिरदारी की ये भूमि थी, आज की डेट में ये भूमि रह नहीं गई। और 9 पे ऐसी भूमियों का विवरण आया जो कि निजी भूमि पर किसी ने अगर अवैध अतिक्रमण किया तो उसका विवरण आया। तो इस तरीके से आपने जो है अरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, किस तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया भाग 1 और भाग 2 में खतौनी के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो सामान्य व्यक्ति के उपयोग के लिए बताई हैं। इससे ज़्यादा यदि आप जानना चाहेंगे तो हम अपना जो है यहाँ पे सूचना देंगे लास्ट में, कि उसके माध्यम से आप जो है हमसे जुड़ करके जान सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि खतौनी में जो खातेदार होता है उसके नाम के परिवर्तन की स्थिति जो पैदा होती है उसके आधार पर नामांतरण किया जाता है। उसमें हम विस्तार से पृथक से एक स्लाइड में, एक पीपीटी में बात करेंगे। धन्यवाद। अरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग्स के अंतर्गत हमने परिचर्चा किया जो कि पूर्ण हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस होल्डिंग्स को, जो आपकी अपनी होल्डिंग है, उसको कैसे आप जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है कि हम अभिलेखों को डिजिटाइज कर रहे हैं। उसके अंतर्गत जो है आप गूगल पर जा कर के भूलेख टाइप करिए तो उत्तराखंड का जो है भूलेख का जो है आपका वो पेज खुलेगा। भूलेख के अंदर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जिलों की सूची, तहसील की सूची, ग्रामों की सूची देखने को मिलेगी। अपने संबंधित ज़िले को सिलेक्ट करिए। ज़िले को सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अपनी तहसील सिलेक्ट करिए। अपनी तहसील सिलेक्ट करने के बाद अगली स्क्रीन आएगी आपके पास जिसमें आपका रेवेन्यू विलेज दिखेगा। उसमें अपने रेवेन्यू विलेज को सर्च करिए और उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद फिर आपको एक पेज दिखेगा जिसमें वो कहेगा कि गाटा नंबर के आधार पे, खातेदार के नाम के आधार पर या खतौनी की रजिस्ट्री के आधार पर, तो डिफरेंट जो है ऑप्शंस आपको देता है जिसको टच करने पर जो है फिर आपकी खतौनी सामने निकल के आएगी। और खतौनी जो है, जो कि हमने आपको इससे पूर्व स्लाइड में दिखाया था, 13 कॉलम की खतौनी इस तरीके से आपके सामने आएगी। इससे जो है आपके खातेदार का नाम, उसके पिता का नाम, वो गांव का निवासी है कि नहीं, उसका कितना जो है कौन कौन सा खाता संख्या, खसरा संख्या है, उसका कितना रकबा है, उस पर भौमिक अधिकार कब से प्रारंभ हुआ है, उसकी लगान कितनी है, और 7 से 12 कॉलम में कितने अंतरण दर्ज हुए हैं। और जो अवयुक्त कॉलम है, सबसे बाद का कॉलम 13 नंबर का कॉलम, उसमें जो है ज़मीन के बारे में कितने जो है बंधक दर्ज हैं, कितनी 143 हुई, ये सारे विवरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने रिकॉर्ड को, जो कभी जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था पटवारी से प्राप्त करना खतौनी की नकल, आज की डेट में आप जो है भारत सरकार का जो डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इस सुविधा को आप जो है अपना घर बैठे अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने जो है डेस्कटॉप पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इसमें होने वाले परिवर्तनों को देखते रहें। यदि कोई चीज़ आपके विरुद्ध होती है तो तत्काल जो है आप तहसील में संपर्क करके, एसडीएम को संपर्क करके उसको सुधरवा लें। धन्यवाद।